बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और वीकेंड की जाने बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे। हम भी आपका दिन अच्छा बनाने के लिए हाजिर हैं और हम अच्छी अच्छी बातों से आगाज करते हैं। लेकिन आज क्रिकेट के हवाले से भी एक अच्छी खबर है हमारे पास, जो सबसे पहले मेरा ख्याल है शेयर कर लेना बेहतर होगा। ये कहें अली कि क्रिकेट एक बार फिर जीत गई और साजिशी अनासिर हार गए तो ये भी दुरुस्त ही होगा। बिल्कुल, लेकिन एक मूवमेंट पे लगा था कि चीजें डीरेल हो सकती हैं। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान में जिस किसी की जानिब से भी ये कोशिश की गई इंटरनेशनल क्रिकेट को रोकने की, वो नाकाम ही रहा है। तो जनाब, पाक श्रीलंका वनडे सीरीज की हम बात कर रहे हैं, जिसका पहला मैच तो शाहीनों के नाम रहा। आज सीरीज का दूसरा मैच खेला जाना था, लेकिन बदकिस्मती से जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ उसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम की दौरा पाकिस्तान अधूरा छोड़कर वतन वापसी की दरख्वास्त भी सामने आ गई, जिस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हाई कमिश्नर और टीम मैनेजर से मुलाकात हुई। मुलाकात में श्रीलंका क्रिकेट टीम को फराहम करदा सिक्योरिटी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई और श्रीलंका के हाई कमिश्नर ने क्रिकेट टीम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर फिर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने यह कहा है कि श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हमारे स्टेट गेस्ट हैं और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तमाम जरूरी इकदाम को यकीनी बनाया जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का बाज़ाब्ता ऐलान भी सामने आ गया है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को दौरा जारी रखने की हिदायत कर दी है और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का श्रीलंकन टीम से दौरा जारी रखने पर इजहार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे मैचेस 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेले जाएंगे और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जारी एलामिये में कहा है कि जो खिलाड़ी वापस आना चाहते हैं उनकी जगह मुतबादिल भेजे जाएंगे। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि टूर बगैर किसी रुकावट के जारी रहे। जो खिलाड़ी या स्टाफ मेंबर श्रीलंका वापस गया है उसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होगी। वफाकी वज़रा ने भी श्रीलंकन टीम को दौरा जारी रखने पर इजहार तशक्कुर पेश किया है। एक्स पर पैगाम में वज़ीर इत्तलात तारा ने कहा है कि पाकिस्तान आमद पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं और श्रीलंकन क्रिकेट टीम की मौजूदगी हमारे लिए बाइसे एजाज है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी पाकिस्तान आमद पर श्रीलंकन टीम को सराहा है और एक्स पर पैगाम में ये लिखा है कि पाकिस्तान आमद और शानदार क्रिकेट खेल पेश करने पर श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। उधर जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम भी जनाब इस्लामाबाद पहुंच गई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स ने टीम का इस्तकबाल किया है वो ट्राई नेशन सीरीज में हिस्सा लेगी और पाकिस्तान श्रीलंका और जिम्बाब्वे के माबैन T20 सीरीज 18 नवंबर से खेली जाएगी। जी हाँ, सैफ अली की T20 जो सीरीज है पहले 17 नवंबर को शुरू होनी थी, लेकिन ये जो ट्रायंगुलर सीरीज के तमाम मैचेस हैं अब रावलपिंडी में ही होंगे। पहले सिर्फ 2 मैच होने थे रावलपिंडी और दीगर जो थे वो लाहौर में मुनाकिद होने थे। इस पर जी हम आगे चलकर तफसील से करेंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ जिक्र करते हैं सियासी सूरत हाल का। तो जनाब, सियासी सूरत हाल में 27वीं आईनी तरमीम का चर्चा है। कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो गई है। तरमीम के हक में 234 वोट पड़े जबकि मुखालफत में 4 वोट आए। JUI ने तरमीम की मुखालफत में वोट दिया। कौमी असम्बली ने 2/3 अक्सरियत से 59 तरामीम की शिकवार मंजूरी कराई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने 6 इजाफी तरामीम पेश की और इजाफी तरमीम की मंजूरी पर बिल को दोबारा सेनेट को भिजवाया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने फिर आईनी तरमीम का जो बिल है वो पेश किया। वज़ीर कानून ने यह कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस रहेंगे। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट से जो जज सीनियर होगा फिर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएगा। आर्टिकल 6 के बारे में एक इबाम था, उसको भी दूर कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ओपोजिशन के खासे शोर शराबे में ईवान में इजहार ख्याल किया और उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि किसी का बाप भी 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिला रहे हैं और आईनी अदालत कायम करके रहेंगे। हमने ये फैसला किया कि जो पाकिस्तान की फील्ड मार्शल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है उस ओहदा को आईनी कवर देने जा रहे हैं। हमने ये फैसला किया कि हम हुकूमत के साथ देंगे। हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम मुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे और हम आम आईनी अदालत बना के रहेंगे। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक और आमरीत का मुकाबला करके एक आमिर को शिकस्त दिलवा के हुकूमत संभाला तो हमने 18वीं तरमीम पास करवाया। उस 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते। ऑपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने लीडर के लिए रोना धोना करे,
ऑपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक कैदी को आपने रहा करवाना है, ऑपोजिशन का भी काम था। वो भी उन कमिटीज में बैठते, वो भी मुझे बताते कि बिलावल साहब आपसे ये रह गया, आपका ये तजवीज गलत है, वो अपना मुस्बत इनपुट दे देते। धुआंधार तकरीर बिलावल भुट्टो की आपने सुनी। इस दौरान ऑपोजिशन ने शोर शराबा किया, हंगामा आराई की और स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि उनकी जमात को ऐवान से बाहर रखने की साजिश की जा रही है। उनका कहना था कि हमने मुज़ाकरात की हर कोशिश की, मगर हमारे MNAs को पार्लियामेंट हाउस से उठाया गया। 26 नवंबर को हमारे कारकुनों की शहादतें हुई, फिर भी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उधर स्पीकर अयाज सादिक की ऑपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की पेशकश, और उन्होंने कहा है कि बाहिसी स्पीकर मुज़ाकरात की सहूलतकारी के लिए तैयार हूं, हुकूमत और ऑपोजिशन आपस में बैठें तो रास्ते निकालेंगे। गौहर साहब, जब आप लोगों की ऑफर आई, आप लोग तो मेरे पास चल के भी नहीं आए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ग्रेस शो करके उन्होंने एक बड़ी हाई पावर्ड सारे एलाइज की कमेटी बना दी। उस कमेटी की मीटिंग्स हुई, 3 मीटिंग हुई। इस साइड से उस कमेटी का बॉयकॉट नहीं किया गया, इस साइड से हुआ। आप लोगों ने इसको कंटिन्यू रखें, इसको कंटिन्यू रखें, कुछ ना कुछ निकलेगा, बेहतरीन निकलेगी। बट मेरा काम है फैसिलिटेट करना, डिसीजन आप लोगों का, बट मैं यही करूंगा। प्लीज अब लेट्स मूव ऑन, फिर करते हैं। और जी दूसरी जानिब वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इस सारी सूरत हाल पर हमने करनी है बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं वकास अहमद, हमारे नुमाइंदे, और पूरे एक हफ्ते से कंटिन्यूसली रेगुलरली इसको कवर कर रहे हैं। ये जो सारी पेशरफ्त हो रही है पार्लियामेंट में और उसके बाहर जो कुछ हो रहा है उस पर। वकास, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़रा बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ जो तरामीम की शिकें पेश की गई हैं उसमें क्या क्या है, उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, देखें, सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तो 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन कल कौमी असम्बली में हुकूमत की जानिब से 6 अजाफी तरामीम जो मंजूर की गई थी सेनेट से, जो आईनी तरमीम उसमें जो वो लेकर आई, जिसमें अगर बात कीजिए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 6 है। और आर्टिकल 6 की क्लॉज 2A में उस तरमीम की गई, और जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का लफ्ज़ था वहाँ पर वफाकी आईनी अदालत को भी शामिल किया गया। बेसिकली जो क्लॉज 2A है वो ये है कि अगर कोई भी शख्स आइन को मुअत्तल करता है, आइन की तनसीख करता है, या आइन में किसी भी किस्म का मन मर्जी रद्दबदल की कोशिश करता है, तो वो संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होगा। और इस आइनी तरमीम के तहत ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट, और अब जो तरमीम शामिल की है ना ही वफाकी आइनी अदालत उसके इस गैर आइनी इक़दाम की तौसीक कर सकेंगे। तो बुनियादी तौर के ऊपर आर्टिकल 6 में यह तरमीम की गई है। दूसरी जो बड़ी बात थी कि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान से जो तरमीम मंजूर की गई थी आइनी तरमीमी बिल, उसमें एक इबहाम पैदा हो गया था कि जो आइनी अदालत के जो चीफ जस्टिस होंगे और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस होंगे, उनमें से जो सीनियर जो चीफ जस्टिस होंगे वो कौन होंगे। तो उस इबहाम को कल की जो 6 जो अजाफी आईनी तरमीम पेश की गई हैं उनमें उसको इबहाम को दूर किया गया, और ये कहा गया कि इन दोनों अदालतों में से तो जो सीनियर चीफ जस्टिस होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो 3 बड़े आईनी ओहदे हैं, जिनमें सदर मुमलिकत का ओहदा है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ओहदा है, इन तीनों ओहदों से जो हलफ होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेंगे। इसके साथ साथ जो आलमी सतह के ऊपर जो नुमाइंदगी करेंगे वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो बाकी जो तरमीम है अगर उनकी बात की जाए तो मजमूई तौर के ऊपर ये 59 तरमीम थी, जो अगर देखा जाए तो 6 तरमीम का मजमुआ थी। अच्छा वकास, आप इस बात की तस्दीक कीजिएगा, 8 तरमीम जो है उसको दोबारा से रिवाइज किया गया है या फिर 6 को? 6 तरमीम को दोबारा रिवायत किया, 6 नई तरमीम जो वो शामिल की गई हैं। उन 6 नई तरमीम के जरिए न सिर्फ इस इबहाम को दूर किया गया है, बल्कि आर्टिकल 6 जो 27वीं आईनी तरमीम जो सेनेट से मंजूर की गई थी उसमें शामिल नहीं था, उसको जो वो नया उसको नया जो वो शामिल किया गया, उसमें वफाकी आईनी अदालत शामिल की गई है। ठीक है, अब ये है कि तरामीम के लिए दोबारा सेनेट में जाएगा ये, और सेनेट में ऑलरेडी 2 नंबर कम थे और 2 जो हुकूमत को अराकीन की हिमायत मिली थी वो लोग इस्तीफा दे चुके हैं। क्या उनके इस्तीफे जो हैं वो एक्सेप्ट हो चुके हैं? आगे की क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी हुकूमत की जानिब से? फिर देखिए ना, एक कानूनी और आईनी तकाजा है कि अगर कोई भी कानून पार्लियामेंट से मंजूर होता है दोनों ईवानों से, और उन दोनों ईवानों में से एक ईवान में अगर कौमी की भी अगर
की अगर भी जो वो तब्दीली की जाती है तो वो दोबारा जो वो दूसरे ईवान से जो वो मंजूर कराना लाजमी होती है। ये आईनी और कानूनी तकाजा है, क्योंकि कल जो में बिल मंजूर किया गया उसमें 6 अज़ाफ़ी तरामीम मंजूर की गई, लिहाजा अब ये दोबारा जो वो सेनेट को ट्रांसमिट किया गया है सेक्रेटेरिएट की जानिब से, और आज जो सेनेट का इजलास बुलाया जा रहा है 11 बजे बुलाया गया में दोबारा 27वीं आईनी ये 11 बजे बुलाया गया है और 27वीं आईनी तरमीम की दोबारा से सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी जाएगी। जहां पर आपने एक अहम सवाल उठाया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF के जो सेनेटर थे उन्होंने पार्टी पॉलिसी से हटकर आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी करके वो उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया है। लेकिन एक आईनी तरीकाकार भी यहाँ पर दर्ज है, जब तक वो आईनी तरीकाकार अप्लाई नहीं हो जाता तब तक वो जो मेंबरान है जो आर्टिकल 63A के तहत डिफेक्शन क्लॉज के ऊपर आए हैं वो सेनेट के मेंबर रहेंगे। और इस वक्त जो दोनों अरकान हैं तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह आबड़ो और JUIF के अहमद खान, वो इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं। और आज जब आईनी तरमीम पेश होगी कि वो दोनों अरकान जिन्होंने 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी के वक्त वोट दिया था वो आज दोबारा अज़ाफ़ी तरमीम के वक्त भी वहां पर मौजूद होंगे और वोट देंगे। अच्छा, विफाकी काबीना का भी आज दोपहर में इजलास होगा, उसमें क्या चीजें डिस्कस होंगी? जी बिल्कुल, देखिए वफाकी काबीना का जो आज इजलास होगा उसमें एक तो जो नई अज़ाफ़ी तरमीम पेश की गई हैं उसके हवाले से जो अरकान हैं उनको एतमाद में लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान जो मशावरत थी उस मशावरत से मुतल्लिक भी वफाकी काबीना को मतला किया जाएगा, क्योंकि जो पार्टी पॉलिसी थी और जो हुक्मरान इत्तेहाद था उनकी जो मरकजी क़यादत थी उनके दरमियान तो जो वो 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर मामलात होते रहे, लेकिन वफाकी सतह के ऊपर वफाकी आईनी जो वफाकी काबीना की सतह के ऊपर मामलात नहीं हुए थे, तो आज उनको भी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एतमाद में लिया जाएगा। तो ये तकरीबन जो वकास अहमद, बहुत शुक्रिया, तफसीलन आगाह कर रहे थे 27वीं आईनी तरमीम और उसमें जो क्लैसी है जिनमें मजीद तरामीम की गई हैं उस हवाले से रोशनी डाल रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया जी। आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा बात कर लेते हैं इस्लामाबाद में जो 2 रोज़ कबल दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जिसमें कीमती जानों का ज़िया हुआ और कई लोग ज़ख्मी हैं अभी तक, और कैडेट कॉलेज वाना का भी जिक्र करते हैं जहाँ पर अफगान खारिज के दहशतगर्द हमले को पाक फौज के बहादुर जवानों ने बर वक्त कार्रवाई से नाकाम भी बना दिया और असातिज़ा और वज़ीर तालीम जो है जो वहाँ पर ज़ेर तालीम कैडेट्स थे उन्होंने गैर मामूली हौसले और अज़्म का मुजाहरा भी किया। और ज़राए ये बताते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशन की निगरानी की और हिदायत दी कि कौम के ये मेहमान हमारा सरमाया है, इन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और फिर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि वाना के वाक़े ने सानिया APS की याद ताज़ा कर दी है और दहशत गर्दों ने इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। इन वाक़यात में भारत और अफगानिस्तान मुलव्विस हैं, अफगानिस्तान दहशत गर्दों को लगाम दे। वाना में दहशतगर्दी का बाजार गर्म करने की इंतहाई घटिया और मज़मूम हरकत की जुडिशल कॉम्प्लेक्स था उसको निशाना बनाया। ये जो खवारिज जिनमें बदकिस्मती से अफगानिस्तान के भी लोग शामिल थे वो तमाम के तमाम जहन्नम रसीद हुए। जो दहशत गर्दों ने एक ट्रेन को अगवा किया था जाफर एक्सप्रेस, उसके सबूत पूरी दुनिया के सामने हम लेके आए कि किस तरह TTP BLA अफगानिस्तान से मुतहरिक थे। आपकी हरकतें हमें उसका पूरी तरह इल्म है, आपको पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। दिहाइयों बाद हमने जंग भी जीती, डिप्लोमेटिक वॉर भी जीती और हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल बेबस तस्वीर बना रहा। दहशतगर्दों को तो लगाम देनी ही पड़ेगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से बुलाया गया अमन जिरगा खत्म हो गया है। जिरगे ने 15 निकाती इलामे की मंजूरी भी दे दी है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो सुहेल आफरीदी हैं उन्होंने कहा है कि अमन कायम करने के लिए दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। वक्त आ गया है कि सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर मुश्तरका पॉलिसी अपनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का नासूर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए, क्योंकि ये अवाम हमारे हैं। हमारी सियासत हर बंदे की अपनी अपनी है, लेकिन अमन हमारा मुश्तरका है। यहां पर अगर बम पड़ता है तो ये नहीं देखता कि ये PTI वाला है या नेशनल पार्टी वाला है या पीपल पार्टी वाला है। यहां पर हमारे सियासी मशरान बैठे हुए हर बंदे ने कुर्बानी दी है।
और उधर अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अफगान ताजरों और सनतकारों को कहा है कि पाकिस्तान की बजाय दूसरे तजारती रास्तों की तरफ रुजू करें। मजीद कहा कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तजारती रास्ते दोबारा खोलना चाहता है तो ये जमानत देनी होगी कि ये रास्ते आइंदा किसी भी सूरत बंद नहीं किए जाएंगे। ये अजी सारी सूरत हाल इस पर हम करेंगे बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज्जिया कारमी। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग आपको, आपके व्यूअर्स को। हैना थैंक यू, अली आपको थैंक यू फॉर अपडेट। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, जिस तरह से अभी हमने जिक्र किया वाना और इस्लामाबाद में जिस तरह से अफगान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला हुआ, पाकिस्तान इसके सबूत इकट्ठे कर रहा है और इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान को इसका कसूरवार ठहराया है और ये कहा है कि जो अफगान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं और ये जो भारतीय पुष्टपनाही इनकी हो रही है, मगर इस चीज को अफगानिस्तान और भारत मुस्तरद कर रहे हैं। हाउ डू यू सी इट सर? देखिए, ये कोई सरप्राइज नहीं है कि वो मुस्तरद कर रहे हैं और ये भी कोई सरप्राइज नहीं है कि वो करवा रहे हैं। दोनों वजह पता है। एक वजह उनके करवाने की हमें पता है कि इंडिया की जो एम्बेरसमेंट हुई है मई के महीने में, वो हमारे सामने है। फिर उसके चाहता है एज पर पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी कि हम डाइल्यूटेड रहे, स्पेशली हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं वो ईस्ट की तरफ भी देखें, वेस्ट की तरफ भी देखें। और ये पहली दफा नहीं हुआ। अपने अटैक का तो अभी चंद सेकंड गुजरते हैं तो वो पाकिस्तान को ब्लेम कर देते हैं। हमारा जाफर एक्सप्रेस हुई, हमने कोई फौरी तौर पर ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाई थी कि हिंदुस्तान ने किया। हमने सब्र तामुल का मुजाहरा किया, एवेल्युएट किया, तब जाकर हम कमेंट करते हैं। और मैं अक्सर मीडिया पर यह सवाल करता हूं कि अगर हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी स्मार्ट है और इतनी विजिलेंस रखती है कि उनको हमलावर या हमला होने के 2 मिनट पता लग जाता है कि हमलावर पाकिस्तानी है या पाकिस्तान ने ये करवाया है, तो उनको 3 मिनट पहले पता क्यों नहीं लगता, वो रोक क्यों नहीं लेते? ये आज तक नहीं समझ आई। ये नोन है। और ये जो मुल्ला मुत्तकी की आप बात कर रहे हैं, ये भी प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं क्योंकि हिंदुस्तान उनको बहुत ज्यादा इनकरेज कर रहा है कि आप पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें, हम आपकी डिपेंडेंसी पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर कम से कम कर देंगे जितना जल्दी। जी, तो ये मुल्ला अब्दुल गनी का ही कहना कि डिपेंडेंसी हम कम कर देंगे और अगर आप चाहते हैं कि तिजारत हो तो इनको हमेशा खोले रखना पड़ेगा, तो आप कह रहे प्रेशर टैक्टिक है। लेकिन इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि तिजारत तो सबसे ज्यादा मुतासिर होने की होगी। जी अली, तकरीबन 60-70% उनका ट्रेड यहाँ से है और अगर हिंदुस्तान का अगर कभी बॉर्डर खुलता है तो उनको भी बहुत फायदा होता है, बिकॉज वाक़ा के रास्ते उनकी शिपमेंट बहुत ज्यादा पाकिस्तान से गुजर कर अफगानिस्तान जाती है। लेकिन अगर तिजारत को आसान करना ही मकसद है तो मैं हैरान होता हूँ कि वो चाइना की ऑफर क्यों नहीं कबूल कर रहे। चाइना ने उनसे कहा है कि हम आपको CPEC का हिस्सा बनाते हैं। चाइना ने उनको कहा है कि हम आपको ट्रेन का लिंक देते हैं चाइना और अफगानिस्तान के दरमियान। और इधर चाबहार की इजाजत हिंदुस्तान को 6 महीने की ज्यादा एक्सटेंशन दोबारा मिल गई है कि वो काम करते रहे चाबहार पर। इसका मतलब ये है कि चाइना की ऑफर अपनी जगह है, हिंदुस्तान अपनी कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह चाबहार से कोई ट्रेन या रोड का लिंक करके ईरान के रास्ते अफगानिस्तान तक कनेक्ट कर दे और फिर इंडिया के लिए बाय शिप एंड लेटर जाहिर है ईरान की तरफ जाते हुए बाय रोड एंड ट्रेन बहुत आसान हो जाएगा। तो ये इतना वो इसलिए जरा बोलना शुरू हुए हैं अभी कि उनको एक ऑप्शंस नजर आ रही हैं कि एक चाइना हमें ऑफर कर रहा है और एक इंडिया ऑफर कर रहा है कि हमारे साथ कनेक्ट करें। लेकिन ये सिर्फ 2 मुल्कों ने इसलिए नहीं रहना होता कि ट्रेड ही सिर्फ है, लोग भी अमन चाहते हैं। अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो अमन से रहना चाहते हैं। सिर्फ एक ट्रेड का अगर रास्ता आपको मिल जाए तो इसका मतलब है आप दुश्मनी करें या जंगी माहौल पैदा करें। और खासतौर पे उनके साथ जिन्होंने आपके साथ हमेशा अच्छा ही किया हो, एयर कमोडोर साहब, मेहमान नवाजी। एग्जैक्टली खालिद साहब, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं जो सूरत हाल बन गई है, खासतौर पर ये जो अटैक्स हैं इनके बाद की, आप देखते हैं आगे इन फ्यूचर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो सालसी की कोशिशें कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। पहले भी पाकिस्तान को जिस तरह से मनाया गया और हमने हमेशा से अमन की ख्वाहिश का इजहार किया, अब आप देख रहे हैं कि किसी रिस्पॉन्स के बगैर कोई मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा पाकिस्तान, या पहले रिस्पॉन्स होगा और उसके बाद फिर डेफिनेटली बात भी की जा सकती है? देखिए ना, मैं आपके जवाब से पहले आपने जो शुरू में कमेंट किया कि हमने 40-45 साल इनको पनाह दी है, उस पर कमेंट करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि हमारी सबकी इमोशनल अटैचमेंट एज ए ब्रदरहुड है। मैं अपनी इमोशनल अटैचमेंट आपको बता देता हूँ कि जब यंग ऑफिसर, मैं मेरी पहली पोस्टिंग पेशावर बेस पर हुई थी तो अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन ने कब्जा किया हुआ। वहां से सोवियत जेट्स आते थे इन्हीं महाजरीन और मुजाहिदीन के कैंपों पर हमलावर होने के लिए, और पेशावर बीइंग द फ्रंट बेस
हमारी मेजर ड्यूटी या मेन ड्यूटी यही थी कि हमने अफगानिस्तान से उड़ने वाले जो जहाज आते थे इन पर हमलावर होने, उनको चैलेंज करके सोवियत जहाजों को जो सब सुपर पावर था उनको मार भगाना होता था। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने तो इनको प्रोटेक्शन दी हुई है, हम इन पर बमबारी क्यों करना चाहें, अनलेस वो हालात अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसे पैदा कर दिए हैं। और जो है ना पार्ट 2 आपने पूछा कि जी अगर ये मुज़ाकरा, तो देखिए मेरा मानना ये है कि जब भी कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है और ये इस तरह की नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ होता है, तो जो आपकी पोजीशन या पावर टू हर्ट होती है वही आपकी पावर टू बार्गेन होती है। मैं इसको सादा करने की कोशिश करता हूं जो मैंने अभी कहा है, यानी आप जितना हर्ट करने की सलाहियत रखते हैं, दुश्मन को जब ये रियलाइज हो जाए कि आप बहुत ज्यादा हर्ट करने की पोजीशन में हैं, वो उतनी ही बेहतर बार्गेन आपको फिर मिलती है। आप देखें जब जंगें होती हैं दो मुल्कों के दरमियान, एक अगर शिकस्त हो जाए, एक की जीत हो जाए, तो जिसकी जीत होती है उसने साबित किया होता है कि मैंने पावर टू हर्ट अपनी साबित की है, और इसीलिए हारने वाला जो होता है वो कॉम्प्रोमाइजेस करता है और गिव इन करता है अपनी। तो हमारी स्ट्रेंथ की पोजीशन होने के बावजूद हमारी आर्म फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंपैरिजन नहीं है काइनेटिक वॉरफेयर में, लेकिन उसके बावजूद हमने बड़ा दिल करते हुए उनको एक जेस्चर दिया, उनको एक्सटेंड किया एक गुडविल कि हम एक नेबर हैं, हम चाहेंगे ही नहीं कि हिंदुस्तान के मुकाबले में एक और फ्रंट हम खुद खोल ले। तो हमने बहुत पेशेंस का मुजाहरा किया। और एक और आपके व्यूअर्स को मैं आसानी के लिए बताता चलूं, अली एक नोट करें आप चीज कि जब ये इस तरह की वॉर होती है और डोमेन इसमें चला जाता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स के दरमियान या दहशतगर्दों के खिलाफ जंग होती है, तो फिर इसमें पॉजेज नहीं दिए जाते। पॉजेज इसलिए नहीं दिए जाते कि आपने एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करनी होती है, नंबर 1। और ये जो दहशतगर्द तो हाइड एंड सीक वैसे ही खेलते हैं। अगर आप पॉज करते हैं, जो हमने दोहा के वक्त भी किया, इस्तांबुल के वक्त भी 2 दफा किया, जब आप पॉज करते हैं तो इनको रीलोकेट करने का मौका मिल जाता है, इनको छुपने का मौका मिल जाता है, ये हाइडिंग में चले जाते हैं, ये रीग्रुप कर लेते हैं, ये अपने एसेट्स को छुपा देते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये अगेंस्ट वॉर टैक्टिक्स या इस तरह की स्ट्रेटजी का अगेंस्ट है। लेकिन हमने फिर चिश्ती साहब ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, गुरिल्ला वॉरफेयर में तो यही सब कुछ होता है, पॉजेज जो हैं वो उनकी फेवर में ही जाते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि इस वक्त तहरीरी तौर पर क्या कबाहत है जो अफगानिस्तान नहीं तहरीरी तौर पर कह पा रहा कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगा? क्या ये जो लफ्ज़ दहशतगर्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है इससे उनको इशू है, या फिर उनके जो अपनी फ्रैक्शंस हैं जो उनके अपने कंट्रोल में नहीं है प्रॉब्लम है? देखिए इसमें एक डायमेंशन नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा डायमेंशन है। एक तो ये है कि यहाँ पे कोई 19 से 20 बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वो लड़ रहे हैं जो कैप्चर करना चाहते हैं कंट्रोल पूरे अफगानिस्तान का। जाहिर है इस वक्त तालिबान जो TTA है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, उन्होंने कब्जा किया। अब वो कंधारी ग्रुप है जो एक रेजिस्ट कर रहा है, वो काबुल का ग्रुप है, और वो कानी ग्रुप है, उसके अपने अंदर 2 ग्रुप है, फिर नॉर्दर्न अलायंस है, फिर मुल्ला हिकमत यार है, फिर बहुत सारे ग्रुप्स हैं। एक बात तो ये है कि एक दूसरे को पुश करना भी नहीं चाहते, और या इनकी कैपेसिटी भी नहीं है। कैपेसिटी इसलिए नहीं है कि उन्होंने मुश्किल से कंट्रोल संभाला हुआ है, वो कौन सा इलेक्ट होके आए हैं, कोई वोट लेकर आए हैं, उन्होंने कल जवाब दे होना है अपने लोगों को, वो तो है नहीं। जिसके पास पावर है वो कब्जा कर लेता है। जब कब्जा कर लेता है तो उसको ये खौफ लगा रहता है कि अब मैंने सिर्फ सर्वाइव करना है, और अगर मैंने किसी और ग्रुप को टारगेट किया या एलिमिनेट करने की कोशिश की तो वो ग्रुप या उसके साथ और मिलकर ग्रुप जो है वो मुझे एलिमिनेट ना कर दे, तो वो लिव एंड लेट लिव वाली पॉलिसी करते हैं। और एक और पॉइंट जो अली आप जिसके ऊपर इशारा कर रहे हैं, इन सब के लिए, तमाम ग्रुपों के लिए, अफगानिस्तान के जितने हैं, इनके लिए इंस्टेबिलिटी में ही स्टेबिलिटी है। ये समझते हैं कि जितना हमारा मुल्क इंस्टेबल होगा, लोगों की तवज्जो रहेगी, बिडिंग करेंगे लोग, हमें बार्गेनिंग चिप के तौर पर हम एक्सप्लॉइट कर सकेंगे। आपने देखा वही है। ये क्यों सारी जो डेलीगेशन थी साइन नहीं कर रहे थे, वो इसलिए साइन नहीं करते थे, बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज करते थे, नंबर 1। लिखा हुआ फिर भी आपको पड़ता है, इसलिए वो बैकआउट करते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। एक कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाक कशीदगी और हालिया जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उन पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं अरूशा सईद से, जिन्होंने रियाद में होने वाली इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में कांसी का तमगा अपने नाम किया है। अरूशा सईद ने खवातीन की 57 किलोग्राम कुराश कैटेगरी में कांसी का तमगा जीता है, और अरूशा सईद ने गैर मामूली सलाहियत और महारत का मुजाहरा करते हुए दुनिया की बेहतरीन कुराश खिलाड़ियों के खिलाफ मुकाबला किया, साबित किया कि पाकिस्तानी खवातीन आलमी सतह पर किसी से कम नहीं है। कुराश कैटेगरी में ये कामयाबी रिवायती और मार्शल स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की बढ़ती शिरकत में एक अहम संग मील है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ वो मौजूद हैं।
अस्सलाम वालेकुम अरुषा, आप कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ। अरुषा, सबसे पहले तो भैया आपको बहुत बहुत मुबारक हो, एक तो ये मेडल जीतने पर, दूसरा आपको उम्रे की मुबारकबाद, जो सबसे बड़ा फ़र्ज था जो वो आप अदा कर रही हैं। अच्छा, ब्रॉन्ज मेडल आपको मिला, खुशी हमें भी बहुत ज़्यादा, लेकिन कहाँ आपको लगा कि ऐसी कौन सा पॉइंट ऐसा था जहाँ कमी थी और हम सिल्वर और गोल्ड तक नहीं जा सके? फर्स्ट टाइम ये मेरा इंटरनेशनल टूर था और नर्वसनेस भी थी, और बेसिकली उनके प्लेयर्स भी काफ़ी टफ थे और उनकी ट्रेनिंग हमसे ज़्यादा अच्छी थी, बट मैंने कोशिश की और हम स्टिल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फिर भी मेडल लेकर आए हैं, हमारे लिए एजाज़ की बात है। ये बताइएगा कि आप जब मुल्क से बाहर जाते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तान को, और एक ऐसी कैटेगरी में जिसमें अब दिलचस्पी हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है, कैसा महसूस होता है कि उसको रिवाइव किया जाए? कैसा लगता है? क्योंकि एक ज़माना था लोग कहते थे हम ब्लैक बेल्ट हैं, ब्लू बेल्ट हैं, येलो बेल्ट हैं, लोग फ्लॉन्ट करते थे इस बारे में, लेकिन अब वो हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? बेसिकली इसको प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले इसको हो रहा था सब चीज़ें, अब इसको मैनेज करना, स्पॉन्सरशिप की बहुत इशू हो रहे हैं, जिस वजह से प्लेयर्स वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। अच्छा, तो अच्छा, इस तरफ वापस आते हैं अरुषा, ये जो कुराश है ये MMA की कोई टाइप है क्या? ये डेंजरस है बहुत ज़्यादा? इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। कुराश में और MMA में फ़र्क है। कुराश पाकिस्तान में इसको जूडो कहा जाता है और इंटरनेशनल लेवल में इसको कुराश कहा जाता है। बेसिकली ये बॉडी लैंग्वेज की गेम होती है। इंटरनेशनल में बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, वहाँ पे जो हम यहाँ पे पहनते हैं उसको गी बोलते हैं, और जो इंटरनेशनल पहनते हैं उसको यख्तक बोलते हैं। अच्छा, तो बैक नीचे का फर्क है जूडो से जी, बॉडी लैंग्वेज चेंज है, ठीक है, और बैक नीचे लगानी होती है। आपको किसने इस राह पर गामजन किया? किसने कहा कि आप ये काम करें? बेसिकली मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी इस फील्ड में हैं। अच्छा, तो उनको देख के मुझे शौक हुआ, फिर मैंने भी इस फील्ड को ज्वाइन कर लिया। अरे वाह, आपको घर से ही मोटिवेशन मिल गई। जी। तो बड़े भाई की सपोर्ट कितनी थी आपको जब आपने इजहार किया कि भाई मैं भी आपकी तरह करना चाहती हूँ? मोस्टली फैमिलीज कहती हैं लड़कियां बड़ी डेलिकेट सी होती हैं, इस तरह की चीज़ों की तरफ ना आए, चोट लग सकती है, कोई इंजरी हो सकती है, कोई फेस में मार्क आ सकता है, तो उसके लिए बड़ी फैमिली कंसर्न होती है। तो किसी रुकावट का सामना करना पड़ा या भाई ने फुल सपोर्ट किया? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे फुल सपोर्ट किया, मेरे भाई ने भी, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आई और सब कुछ अभी तक फिलहाल बहुत अच्छा है। फेस पे हिट तो नहीं कर सकते इस दौरान? नहीं, फेस पे हिट नहीं कर सकते जी। अच्छा, ये हमारे नाज़रीन को भी बताएं, कुराश, जूडो और ये जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ये आपने बताया कि पहनावे से डिफरेंट है, बॉडी स्टाइल से डिफरेंट है, मुकाबले में किस तरह से डिफरेंट है? मुकाबले में भी ये बहुत डिफरेंट है। मतलब आपने बेसिकली टेक्निक की गेम होती है, अपने टेक्निक लगानी होती है, उसके बाद पावर होती है, और MMA भी होती है इसमें, लेकिन वो चेंज होती है, उसमें लॉक्स वगैरह लगाए जाते हैं और इसमें पंच वगैरह और किक्स वगैरह की जाती हैं, इसमें ये सब कुछ नहीं होता। अच्छा, मुझे बताएं कि इस इवेंट में भी और इससे पहले क्या कोई ऐसी इंजरी आई? इसमें तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं माशाल्लाह बिल्कुल सही सलामत है, कि कोई ऐसी इंजरी आई हो कभी दौरान ट्रेनिंग या किसी कंपटीशन के दौरान जिससे आपको लगा हो कि ये वैसे मैंने गलत चूज कर लिया है अपने लिए खेल, मुझे ये नहीं करना चाहिए था? ऐसा हुआ कभी? जी, बेसिकली प्रैक्टिस इसकी टफ होती है, वो बार बार करना, इससे हाथ भी बहुत सख्त हो जाते हैं, उंगलियां वगैरह मुड़ जाती हैं और पाँव पे भी चोट लग जाती है। ट्रेनिंग थोड़ी टफ होती है, बट अगर आपकी ट्रेनिंग बेस्ट हो जाए और आपके कोच आपके साथ हों तो वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाता है। तो ये बताएं कि आपके भाई भी आपको टिप्स देते हैं? घर में और भी बहन भाई हैं आपके साथ जो खेलते हैं इस गेम को? मेरे बड़े भाई हैं और मैं हूँ बस जी। ओके, तो यानी पेरेंट्स की जानिब से अमूमन हमने देखा है खिलाड़ी जब खेलने जाते हैं तो अमूमन एक पेरेंट का ख़ास रोल होता है, जैसा वालिद का ख़ास रोल होता है, तो ऐसे आपके भी वालिदैन में से किसी एक का ख़ास रोल था? जी, स्पेशली मेरे बाबा का ख़ास रोल है कि वो करना है, कर सकती हो। उन्होंने मुझे बहुत मोटिव किया बाहर जाने के लिए भी, कि मैं नर्वस थी कि फ़र्स्ट टाइम था, कैसे जाऊँगी, और सब कुछ खुद ही करना था, वहाँ से एयरपोर्ट से फिर आगे सब कुछ, और फिर वो उन्होंने किया कि कर सकती हो, और बाकी उनकी दुआएं थी और अल्लाह ताला की, और मैंने किया। और मेरे कोच का बहुत रोल था जिनका नाम रफ़ीक सदीक है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, उन्होंने मुझे बहुत मोटिव किया, और जो स्पॉन्सरशिप भी है वो भी उन्होंने किया, हमारी क्लब की तरफ से हुआ, हमारी टीम ने इस पर बहुत काम किया है, जिस वजह से। और बहुत सारा ऐसा टैलेंट हमारा वेस्ट हो जाता है अरुषा, जिनको स्पॉन्सरशिप के मसाइल फेस करने पड़ते हैं, उन्हें कोई स्पॉन्सर्स नहीं मिलते और वो उस कंपटीशन के लिए, उस चैंपियनशिप के लिए जा नहीं पाते, तो उससे बड़ा नुकसान होता है। हमें फ़ख्र है आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपने ओन पे आपने किया या आपको आपके क्लब ने सपोर्ट किया है। बताएं फ्यूचर प्लान्स क्या है अब आपके?
मेरे फ्यूचर प्लान्स ये है कि मैं अपनी गेम को बेहतर करूं। अभी मैंने मेडल ब्रॉन्ज लिया है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं गोल्ड मेडल बनूं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं और अपने कोच का नाम रोशन करूं। वैसे इसमें मेडल लाने के बाद इर्द गिर्द के लोग डरना तो नहीं शुरू हो गए? जी वो थोड़ा सा अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सब पूछ रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप पढ़ती हैं? जी मैं पढ़ती भी। आप किस ग्रेड में पढ़ रही हैं? मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा और स्पोर्ट्स साइंस ही मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे तो अब डरना शुरू हो गए होंगे सब लोग? जी बेसिकली वहाँ पे भी मेरी पंगा नहीं लेना। जी बेसिकली वहाँ पे भी मेरी स्पोर्ट्स जूडो ही है तो वही। अच्छा तो ये बताएं कि आपकी आप किस तरह से इसको लेगेसी को आगे किस तरह से लेके चलना चाहती हैं, किसको फॉलो करती हैं आप और कैसे चाहती हैं कि लोग आपको याद रखें? मेरे कोच जो हैं मैं उनको फॉलो करती हूँ। बेसिकली वही हमारे ट्रेनर हैं, हमारे गाइडर हैं, वो जैसे बताते हैं और उनको मैं फॉलो करना चाहती हूँ और आगे उन्हीं को देखते हुए मैं बढ़ना चाहती हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा अरुषा, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनको शौक़ है जूडो का, वो आपको देख के मज़ीद इंस्पायर होंगी, आपसे मोटिवेशन लेंगी, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी जो कि अभी इनिशियल स्टेजेस पर हैं, अपने फर्स्ट स्टेप्स पर हैं और उन्हें आगे नहीं पता कि क्या होने वाला है उनके लिए, तो उनके लिए क्या कहेंगी कि कितना आसान कितना मुश्किल है इस गेम की तरफ आना? बेसिकली इतना मुश्किल नहीं है, आपका माइंडसेट होना चाहिए और इरादा होना चाहिए कि आपने करना है इस चीज़ को। तो अगर अब जैसे मैंने स्टार्ट किया था और मुझे भी लग रहा था मैं कैसे करूँगी, लेकिन वो साथ में अगर आपके पेरेंट्स की सपोर्ट हो, कोच की हो और अगर आपको लोग मोटिव करते जाएं तो ये बहुत आसान हो जाता है। अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ पैदा कर देते हैं। बिल्कुल, और अल्लाह ताला आसानियाँ आपके लिए मज़ीद पैदा करें, आप मज़ीद मेडल्स इसी तरह से हमारे लिए लेकर आएँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उषा सईद हमारे साथ मौजूद थी और अपनी कामयाबी हमसे शेयर कर रही थी। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। सुबह सुबह का वक्त है, भूख सी लगना शुरू हो गई है, नाश्ते का दिल कर रहा है ना? आप क्या खाती हैं लाहौरी नाश्ते में? मुझे लाहौरी नाश्ता भाई किसको नहीं पसंद, और मुझे तो नान चने और साथ लस्सी बहुत फेवरेट। मुझे मेरी हलवा पूड़ी और लस्सी उसके साथ। लस्सी जो है ना पर्टिकुलर है लाहौर की, तो लाहौरी खाबों की और लाहौरी खासकर नाश्तों की बात करते हैं सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जहां आज बात हो रही है कि क्या असली लाहौरी नाश्ता है, इसका ताल्लुक लाहौर की कदीम तहजीब से है या नहीं। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में मुस्तरसर हुसैन तार साहब हमारे साथ हैं। और तार साहब, आपसे जो आज मेरा सवाल है वो लाहौरी नाश्ते के हवाले से है। मॉर्निंग शो है, इस वक्त जितने भी लोग देख रहे होंगे उनमें से बहुत सारे लोग हो सकता है नाश्ता कर रहे हों। मेरा आपसे सवाल ये है कि लाहौरी नाश्ता, ये वो लफ्ज़ है जो कराची से लेकर खैबर तक और उधर आप गिलगित हुंजा भी चले जाएँ और नारान का गाँव चले जाएँ, सवात चले जाएँ, बहुत सारी जगहों पे आपको ये बोर्ड नज़र आते हैं असली लाहौरी नाश्ता। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये असली लाहौरी नाश्ता है क्या? ये दरअसल कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये कमर्शलिज्म। सही। मतलब मैं अब नाम नहीं लूँगा, मुख्तलिफ जो अब पैटर्न बन गए कि फ़लान खान की बेकरी और फ़लान मछली फरोश और फ़लान, ये हो गए फ्रेंचाइज। चुनाचे नाम बिकता लाहौर का। यानी आप मशरक़ी पंजाब के अभी मतलब के गाने सुने तो उनमें लाहौर का तज़किरा ज़रूर आएगा कि लाहौर दियाँ वालियाँ, या पता करो केड़े पिंड दी आ, केड़े शहर दी आ, लगदी लाहौर। लाहौर इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड कल्चर। चुनाचे लाहौरी नाश्ता कुड मीन एनीथिंग, लेकिन ओवरऑल अगर आप अंदरूनी शहर जाएँ, मतलब आप ये जानते होंगे कि आज से 400 साल पहले यहाँ आलू भी नहीं था और टमाटर भी नहीं था, इसके बगैर खाने पकते थे। तो इसलिए वो चेंज होता रहता सिस्टम जो है। लाहौरी नाश्ता बुनियादी तौर पे हलवा पूड़ी है, हरीसा है, वो भी अमृतसर से आया या कश्मीर से आया है, क्योंकि लाहौर एक मल्टाई कल्चरल शहर था। इसमें बहुत सारे लोग, मतलब पठान है, पूरे एरिया जो है ककेज़ई जो है पठान है। अब अफ़गान डोमिनेट कर रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम लाहौर में ये खूबी है कि वो उसे अपने अंदर समो लेता है और उसको अपनी तहजीब में रंग देता है। अच्छा, रंग से याद रहे कि लाहौरियों को रंगबाज भी कहते हैं। वो इसलिए कि यहाँ नील की बहुत तजारत होती थी। जब तक के केमिकल्स नहीं आए नील के, तब तक लाहौर की मंडी वन ऑफ द बिगेस्ट इन सब कॉन्टिनेंट थी। यहाँ से नील कलकत्ते जाता था,
वहाँ से यूरोप सप्लाई होता था। और कहा जाता है जो पहली जीन थी जिसको नीलाहट दी गई वो लाहौर के नील की थी। चुनांचे लाहौरियों को रंगबाज इसलिए कहा जाता है, अभी कहा जाता है, क्योंकि इनके हाथ नील से रंगे होते हैं। अच्छा अच्छा। चुनांचे वो टर्म अभी तक चली आ रही है रंगबाज की। चुनांचे लाहौरी नाश्ता जो है वो डिपेंड करता है कि वो जो बनाने वाला है उसका मिजाज क्या है। वो मुख्तलिफ किस्म के मलगूबे भी हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे उसमें सिरी पाए होंगे, निहारी होगी, दास कुलचा भी एक ज़माने में था, हलवा पूड़ी होगा, चने होंगे। चने बड़ी एक स्टेपल फूड है उसके साथ, बल्कि आज सुबह ही मैं नाश्ता चने का और अंडों का करके आया। और याद रहे मैं आपको एक इतला कर दूँ जी जी कि चने जो पानी में पकाए जाते हैं विदाउट फैट, सबसे ज़्यादा लजीज वो चने होते हैं। चुनांचे जो लाहौरी नाश्ते की यानी अंदरून की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे अहम बात ये है कि लाहौरी बेशतर जो है, बेशतर क्या 90%, वो नाश्ता वहीं से करते हैं गलियों बाज़ारों में। वो उनके घर में कोई नाश्ता तैयार नहीं होता। चुनांचे एक दफ़ा मैं गया कुछ दोस्तों के हमरा, तो उसके बाद नाश्ता भी हमने करना था। तो हमने कहा भी साइट सीइंग बहुत हो चुकी, नाश्ते का कुछ पता कैसे कर लेते, तो आप जब कहेंगे कर लेंगे। तो मैंने कहा कि हाँ जी नाश्ता कहने के ये सामने बैठा हुआ एक फुटपाथ पे 2-3 देगे वगैरह पता नहीं क्या बनाया। मैंने कहा कि आपने ट्राई किया? कहते नहीं बैठे सही। वो बैठे तो वाकई वो अच्छा था। अच्छा। उस शोरबा उसने किसी चीज़ का बनाया हुआ था, साथ नान थे, वो बहुत ही मज़ेदार। तो मैंने कहा कि हाउ डिड यू नो कि ये अच्छा होगा? उनका जी तारक साहब जो बंदा देज का लगा के बैठा हुआ है ना अंदरून एक मोहल्ले में बैठा हुआ, मोहल्ले के लोग उससे नाश्ता करते हैं, ऊपर से वो छिकू नीचे गिराती है बड़ी अम्मा के लो इसमें 2 कुलचे डालो और वो सिरी पाए का शोरबा डालो। वो अगर उसको पसंद आए तो वेल इनफ, नहीं तो वही प्याला उसके मुंह पे मारती ऊपर से। चुनांचे अगर वो बैठा हुआ है तो दैट मीन्स के उस खुराक में जायका है। चुनांचे लाहौरी जो है नाश्ता वो कोई ख़ास पर्टिकुलर नहीं है, हर महल्ले का, हर गली का, हर कूचे का एक अलहदा मिजाज है, उस मिजाज के मुताबिक वो नाश्ता कर। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। दूसरे घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन टॉप ऑफ द आवर एक्सप्रेसो टैलेंट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। बात कर रहे हैं पाकिस्तान की उन ज़हीन बेटियों की जिन्होंने अपने कमाल जहन, मेहनत और जज्बे से एक ऐसी ईजाद की है जो ना सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया भर के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। जी हाँ, हम कराची यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट की 2 बासलाहियत तालिबात नेहा शाह और जवेरिया लतीफ़ की बात करें, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जदीद एंटी डिप्रेसेंट गॉगल्स तैयार किए हैं जो बैक वक्त विजुअल, ऑडियो और अरोमा थेरेपी फराहम करते हैं, यानी जहनी दबाव करने का मुकम्मल हल है। ये ऐनक नीली रोशनी, खुशबू और साउंड थेरेपी के ज़रिए मूड को बेहतर करती है, नींद में भी मज़ीद बेहतरी लाती है और हैरत अंगेज़ तौर पर इसकी लागत जो है वो सिर्फ 3,500 रुपये है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कराची यूनिवर्सिटी के होनहार तलबा की अगर हम बात करें तो उनकी टीम्स जो हैं वो दीगर जदीद डिवाइसेस भी तैयार कर रही हैं, जिनमें स्मार्ट मेडिसिन डिस्पेंसर है और कूल पोड डिवाइसेस वो शामिल है। इस वक्त हमारे साथ नेहा मौजूद हैं, इस इजाद के पीछे जो बासलाहियत दिमाग है, जामिया कराची फाइनल ईयर की तालिबा हैं, उनसे बात करेंगे। नेहा बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। नेहा, जैसे आइडिया कमाल है, इसका नाम भी कमाल है, कूल पॉड, तो ये कहाँ से आया आपको आइडिया और मजीद क्या डिवाइसेस आपने बनाई? कूल पॉड के साथ साथ हम लोगों ने एंटी डिप्रेसेंट गॉगल्स पे काम किया, जो कि हमारा एक मेन प्रोजेक्ट था। एंटी डिप्रेसेंट गॉगल्स हम लोगों ने इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए बनाया कि हम देख रहे हैं कि आजकल के माहौल में हमारे पास डिप्रेशन की पेशेंट्स की शरह कितनी तेज़ी से बढ़ रही है और इनकी जो मेडिकेशंस होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो इन तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने उनके लिए एक ऐसी जो एक मेडिकल डिवाइस है वो बनाई है जो कि उनको पेशेंट कंप्लाइंस भी देगी, साथ साथ अफोर्डेबिलिटी भी देगी।
अच्छा नेहा, बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन ये आइडिया बेसिकली जनरेट हुआ कैसे? आपको कैसे ख्याल आया कि जो लोग जहनी दबाव का शिकार होते हैं उनकी मदद की जाए? क्या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है, कोई फैमिली में या फ्रेंड्स में जो डिप्रेशन का मरीज़ हो या जिसको इंसोम्निया हो, जिसे नींद के लिए मसला हो, तो उसके लिए फिर आपने ये जो एंटी डिप्रेसेंट गॉगल्स हैं वो तैयार करने के बारे में सोचा? बेसिकली आइडिया जनरेट कैसे हुआ? ये आइडिया बेसिकली हमारी फ्रेंड जो हैं जवेरिया लतीफ़, उन्होंने सबसे पहले इस आइडिया को पिच किया। उसके बाद हमारे पूरे ग्रुप ने मिलकर इसके ऊपर काम किया। ये आइडिया इस तरीके से आया कि हम फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, फार्मेसी के तलबा हैं, और हम ये चीज़ देखते आए फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द हमारी फार्मेसी की स्टडीज़ में कि जो डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं ये जो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, एंड साथ साथ ये जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ, यानी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं, यानी कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन को आप इनको डिस्पेंस नहीं करा सकते। सो फॉर दैट पर्पस हमें ये बात मालूम हुई कि एक तो इन मेडिकेशंस को अफोर्ड करना पेशेंट के लिए काफ़ी मुश्किल है, एंड सेकंड ये कि हर दफ़ा पेशेंट को जब ये मेडिकेशंस लेनी पड़ेंगी तो उनको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर पेशेंट कंप्लाइंस जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इन चीज़ों को और इन सूरत हाल को हम लोगों ने देखते हुए हम लोगों ने पेशेंट कंप्लाइंस को सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया, और इन गॉगल्स का आइडिया हमारे पास इस तरीके से। राइट, तो नेहा ये भी बताइएगा कि आपने कूल पॉट जो बनाया है ये क्या? कूल पॉट बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी का एक और ग्रुप है, उनकी ये बेसिकली इन्वेंशन थी। हमारी यूनिवर्सिटी में कराची यूनिवर्सिटी फार्मेसी साइंस क्लब एक क्लब है जो कि इस तरह से इवेंट्स करवाता है जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है वो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो कूल पॉट था ये एक और हमारा ग्रुप था, उनका एक ग्रुप। चलें आपकी जो प्रोजेक्ट है उस पर बात करते हैं, ये जो एंटी डिप्रेसेंट गॉगल्स हैं जिस पर अब मुझे ये बताएं कि ये बेसिकली काम कैसे करते हैं, यानी ये जो ब्लू लाइट है और ये अरोमा थेरेपी है और फिर जो साउंड इफेक्ट्स हैं उससे क्या असर क्या पड़ता है एक शख्स के जहन पर? ओके, तो हम लोगों ने जो एंटी डिप्रेसेंट गॉगल्स बनाए इनके अंदर हमने 3 थेरेपीज कंसोलिडेट कर दिया। एक हमारे पास लाइट थेरेपी है, अरोमा थेरेपी और जो हमारे पास म्यूजिक थेरेपी है। तो लाइट थेरेपी के अंदर हमने ये किया कि हम लोगों ने जो गॉगल्स है उनके अंदर ब्लू लाइट को इनकॉर्पोरेट कर दिया। जो ब्लू लाइट होती है ये एक साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये हमारी बॉडी के अंदर सर्काडियन रिदम को रेगुलेट करती है। सर्काडियन रिदम का काम ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर स्लीप साइकिल को जो है वो रेगुलेट कर रही होती है, इसकी रेगुलेशन में काम करती है। तो जब आप ये देखते हैं कि डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो सबसे पहली चीज उनकी कॉम्प्रोमाइज होती है उनकी नींद होती है, उनकी स्लीप होती है। तो अगर हम उनकी नींद के ऊपर काम कर सकें तो उनकी डिप्रेशन जो है वो काफी हद तक रिड्यूस करवाने में हम हेल्प कर सकते हैं। सेकंड हम लोगों ने बात की नेहा ब्लू लाइट के हवाले से ये जानना चाहेंगे कि जो ये मोबाइल फोन्स हैं हम इसमें से भी ब्लू लाइट जो है वो निकलती है, जिसके हवाले से कहा जाता है कि ये आपको आप इंसोम्नियाक बनाती है, आपको नींद इसकी वजह से नहीं आती है, तो इस पर क्या कहें? बेसिकली हमारे पास जो ब्लू लाइट होती है, अगर आप फोन्स की भी बात करें तो ये जो लाइट होती है इनका टाइम ऑफ ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है। हम लोगों ने जब अपने गॉगल्स को मार्केट किया तो उसके अंदर हम लोगों ने ये बात बहुत क्लियरली बताई थी कि इन गॉगल्स को आपने मैक्सिमम 10 to 15 मिनट से ज्यादा वेयर नहीं करना, क्योंकि अगर आप उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली उसका जो इफेक्ट होगा वो चाहे कोई भी लाइट आप यूज करें उसका जो इफेक्ट आपकी आईज पर होगा वो एक नेगेटिव इफेक्ट में काउंट हो जाएगा। तो जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो इन लाइट्स में काफी मैटर करता है। ठीक है, तो नेहा इसके जो ट्रायल्स हैं उसमें क्या 70% कुछ देखी गई है बेहतरी, ये फैक्ट्स कह रहे हैं? आपने जब इनका ट्रायल जो है वो किया, कंडक्ट किया, तो ये कितने यूजफुल, कितने हेल्पफुल थे उन लोगों के लिए जिन्हें इंसोम्निया है? बेसिकली ये एक स्टूडेंट बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट था और हम लोगों ने अभी इसके ऊपर जो एक प्रॉपर क्लिनिकल वैलिडेशन होनी वो भी बाकी है, रेगुलेशन काम होने अभी बाकी हैं। हम लोगों ने जो रिसर्च करी वो हमारी स्टूडेंट बेस्ड रिसर्च थी, यानी कि यूनिवर्सिटी में हमारी एक स्टूडेंट होने की हैसियत से हमारी जहाँ तक पहुंच हो सकती थी हमने उन स्टूडेंट्स के ऊपर। लेकिन फिर भी डेफिनेटली इसके ट्रायल्स तो आपने किए होंगे ना, अपने साथियों पर ही भले किए हों, तो उसके बारे में बताएं। एक उनका जो उनकी तरफ से हमारे पास एक रिजल्ट आया वो काफी पॉजिटिव रिजल्ट था, क्योंकि अगर हम बात करें ना थेरेपीज की, जो अरोमा थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी और ऑडियो थेरेपी है, तो ये 3 थेरेपीज हमारे पास अपने एंड के ऊपर मेडिसिनली प्रूवन है और इनके ऊपर वैलिडेशन होती। ठीक है, तो हम जो काम किया वो ये किया कि इन मेडिसिनली प्रूवन थेरेपीज को हमने कंसोलिडेट किया। राइट, तो ऑब्वियसली ये तो बात मालूम थी कि कहीं ना कहीं इसकी जो रिजल्ट्स होंगे वो हमारे पास बेटर आ रहे होंगे, बट अगेन हमें इसके ऊपर एक प्रॉपर क्लिनिकल वैलिडेशन करवाना लाज़िम है। तो आगे इसके साथ क्या करने का इरादा है आपका? आगे हमारा ये इरादा है कि अभी इसके ऊपर इंजीनियरिंग का काम होना बाकी है।
क्योंकि जो हमारे पास ये अगर आपने गॉगल्स देखे हो तो ये गॉगल्स काफी अभी फिलहाल हैवी है, इनके ऊपर इंजीनियरिंग का काम होना बाकी है। जो बैटरी का साइज है उसको रिचार्जेबल बनाना है, उसकी साइज रिडक्शन करनी है। इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि कोई इंडस्ट्री हमारे साथ कोलैबोरेट करे या कोई थर्ड पार्टी आके कोलैबोरेट करे फॉर दैट पर्पस, क्योंकि इसके लिए वी नीड स्पॉन्सर्स और वी नीड सम बिग इंडस्ट्रीज टू कोलैबोरेट विद दिस। अच्छा, तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका नेहा, इसके हवाले से बताएं कि ये कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहा, कौन कौन से मेजर चैलेंजेस थे जो इसको बनाने के दौरान आपको फेस करने पड़े? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि इसके अंदर जो लाइट थेरेपी थी उसको इंट्रोड्यूस करवाना, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही हमारा जो ग्रुप था वो 5 गर्ल्स के ऊपर मुश्तमिल था। तो लाइट थेरेपी को इंट्रोड्यूस करवाना हमारे लिए कोई काफ़ी मैकेनिकल काम था, तो इसको इंट्रोड्यूस करवाने में हमें काफ़ी थोड़ी इशू आया, बट एट द एंड इट ऑल फिट्स इन द प्लेस। बिल्कुल नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और जो आपकी इन्वेंशन है वो हमारे नाज़रीन से आपने शेयर की है। देखिए, सताइश करना तो बनती है, एक काविश की गई है जिसके ज़रिए आपके डिप्रेशन को कम किया जा रहा है, तो इसकी सताइश बनती है और इनको इनकरेज करने की बहुत बहुत ज़रूरत है, ताकि ऐसे आइडियाज़ आगे भी आएँ और इस पर काम करते हुए हम कुछ ऐसा बना सकें जिसे हम अपना कह सकें। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के शुरू में हमने क्रिकेट पर बात की थी, और क्रिकेट पर बात करते हुए एक सिचुएशन का जिक्र किया था जो अचानक से बन गई और उसके बाद उसे बाखूबी हैंडल किया गया है, बाखूबी उस पर काबू पाया गया है। हम बात कर रहे हैं पाक श्रीलंका वनडे सीरीज़ की। इसका पहला मैच तो शाहीनों ने अपने नाम कर लिया था, लेकिन आज सीरीज़ का दूसरा मैच होना था, मगर बदकिस्मती से इस्लामाबाद में होने वाले धमाके के बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान अधूरा छोड़कर वतन वापसी की दरख्वास्त सामने आई, जिस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हाई कमिश्नर और टीम मैनेजर से मुलाकात हुई, और मुलाकात में श्रीलंका क्रिकेट टीम को फराहम करदा सिक्योरिटी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद अब श्रीलंका के हाई कमिश्नर ने क्रिकेट टीम के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनसे इस पर तबसरा कर लेते हैं। भट्टी साहब, क्या देखते हैं इस वक्त, आपको क्या लग रहा है कि जो सिचुएशन जिस तरह से सामने आई और उसके बाद जिस तरह से उसको हैंडल किया गया, आपको लगता है कि इत्मीनान बख्श था? जी बहुत शुक्रिया अली। मेरे ख्याल में बिल्कुल जो हालात बन गए थे और जिस तरह श्रीलंका के प्लेयर्स ने रिएक्ट किया, मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ श्रीलंका के प्लेयर्स का मामला नहीं है, यहाँ भी उनके ताने बाने जो थे ना, वो लग रहा है कि हमारे पड़ोस में भारत से मिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3-4 प्लेयर जो बहुत ज्यादा पेशवेश थे कि वो वापस जाएंगे, पाकिस्तान के हालात खराब हैं, हालांकि बहुत हाईएस्ट लेवल पर उनको सिक्योरिटी देने की यकीनदानी करवाई गई थी, वो सारे प्लेयर्स जो थे वो आईपीएल में खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में इंडियन टीमें जो उनके फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उन्होंने उनको प्रेशराइज किया होगा कि आप पाकिस्तान का दौरा छोड़ कर आए ताकि पाकिस्तान एक नई मुश्किल में घिर जाए। लेकिन मेरे ख्याल में पीसीबी को क्रेडिट जाता है कि पीसीबी ने चंद घंटों में इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल किया। फिर जो थर्सडे को आज मैच होना था, अब वो एक मैच जुमे को होगा कि इतवार को होगा। फिर जो ट्रायंगुलर सीरीज है जिसके लिए अब से थोड़ी देर पहले जिम्बाब्वे की टीम भी आ गई है, वो 17 से शुरू होनी थी। अब पीसीबी ने उसका नया शेड्यूल जारी किया है, 18 से वो टूर्नामेंट शुरू होगा। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान 29 को फाइनल होगा। देखिए हिना और अली, पाकिस्तान और श्रीलंका की बड़ी पुरानी तारीख है। 1996 के वर्ल्ड कप में जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमों ने श्रीलंका में हमारे जैसे, बल्कि हमसे भी ज्यादा हालात खराब थे, तमिल टाइगर्स के साथ उनकी जंग चल रही थी, बिल्कुल, तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमों ने वर्ल्ड कप का मैच खेलने से इनकार कर दिया और फोरफिट कर दिया उन्होंने, उनको पॉइंट्स श्रीलंका को मिले। लेकिन पाकिस्तान ने वहां अपनी टीम भेजी, लेकिन फिर पाकिस्तान के साथ जब बुरा टाइम आया, श्रीलंकन टीम के साथ गुलबर्ग लाहौर में 2009 में जो अटैक हुआ था, उसमें भी श्रीलंका के 6 प्लेयर्स जख्मी हुए थे। लेकिन 10 साल बाद जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आई, तो श्रीलंका ही वो मुल्क था जिसने सबसे पहले अपनी टीम पाकिस्तान भेजी। तो मेरे ख्याल में यहाँ श्रीलंकन बोर्ड को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को वार्न भी किया, क्योंकि वो अननेसेसरी एक इशू को उठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 1.5 घंटे तक मोहसिन नकवी साहब ने जो उनको
ब्रीफिंग दी और उनको कहा कि मैं अब सिक्योरिटी को खुद देख रहा हूँ, लिहाजा मेरे ख्याल में अब वो अंग्रेजी में कहते हैं ना ऑल इज वेल, तो अब सब ठीक ठाक हो गया है। लेकिन बहरहाल बात तो फिर वही है ना कि इन दी एंड क्रिकेट फिर से जीत गई है और जो साजिशी नासिर थे उन्हें शिकस्त हुई है। बिल्कुल पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट रोकने की एक कोशिश थी जिसको नाकाम बनाया गया। आपने दुरुस्त कहा कि ताने बाने हमारे पड़ोसी मुल्क से ही मिलते हैं और उसके बाद जिस तरह से फिर प्लेयर्स को प्रेशराइज किया गया उन फ्रेंचाइजीज की जानिब से, वो भी हमारे सामने, लेकिन सिचुएशन जो थी बनी हुई उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया गया। हम अब जरा अपनी टीम की परफॉर्मेंस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक मैं आपको छोटा सा पॉइंट बता दूं कि ये जो ट्रायंगुलर टूर्नामेंट 18 से शुरू होना है, इसमें पहले अफगानिस्तान की टीम ने पार्टिसिपेट करना था, लेकिन जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर पर टेंशन हुई तो अफगानिस्तान की टीम ने अपनी टीम को कह दिया कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे की टीम से कहा तो जिम्बाब्वे की टीम शामिल हुई। तो ये कुछ हफ्तों से साजिशें चल रही थी, लेकिन ये तो नजर आ रहा है लेकिन इन साजिशों को जो है हम बाखूबी कुचल भी रहे हैं साथ साथ। तो भट्टी साहब ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी का एक होना भी इसमें काफी सपोर्टिव रहा है इन यकीन दहानियों में? जी हाँ, इसमें वजीर दाखिला वैसे तो हम कहते रहे कि भाई मोहसिन नकवी साहब के पास दो ओहदे हैं, शायद वो उनसे इंसाफ नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब का होना ये मेरे ख्याल में ब्लेसिंग थी। उसकी वजह ये थी कि अगर कोई और वजीर दाखिला होता और वहां से वो बार बार पीसीबी से पैगाम जाते, वहां से यकीन दहानी करवाई जाती, लेकिन यहाँ पर चूंकि वो सब मामला को खुद देख रहे थे, वो आईजी इस्लामाबाद को साथ लेकर गए, कमिश्नर इस्लामाबाद को साथ लेकर गए, तो मेरे ख्याल में उनका होना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छा फैसला रहा कि वो फैसले जो घंटों में होने थे वो मेरा ख्याल एक आध घंटे में ही वो सारे मामला तय पा गए और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो दोबारा ट्रैक पर आ गई। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब जरा परफॉर्मेंस की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले मैच में तो हमने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और जिस तरह से हमें नज़र आया कि शुरू में तो हमारी टीम हमेशा से ऐसे करती है कि एक झटका हमें लगता है कि शायद हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर सरप्राइज मिल जाता है इन दी एंड। आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान इसमें कोई शक नहीं कि पहला मैच, हालांकि अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो 6 रन से जीता है, लेकिन अगर शुरू से हम देखें कि जिस तरह हमारे 4 टॉप के बैट्समैन ऊपर से आउट हुए, फिर 136 रन की जो पार्टनरशिप थी सलमान अली आगार और हुसैन तलत की, और बाद में मोहम्मद नवाज ने जिस तरह बैटिंग की, तो पाकिस्तान 299 रन करने में कामयाब हुआ। उसके बाद हारिस रऊफ, जिन पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही थी कि हारिस रऊफ परफॉर्म नहीं कर रहे, उनका जो स्पेल था, हालांकि उन्होंने रन्स दिए, लेकिन वो जिस तरह तेज बॉलिंग करवा रहे थे, उन्होंने जो 3 ऊपर तले विकेट ली, 2 गेंदों पर 2 आउट भी किए, तो वहां से श्रीलंका बैकफुट पे आया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने एक अच्छा शो रन किया, थोड़ा सा शाहीन शाह अफरीदी चूंकि नए कप्तान हैं, मेरे ख्याल में जिस तरह हुसैन तलत से आखिरी ओवर करवाया गया, अगर आखिरी ओवर किसी मेन बॉलर का रखा जाए, अगर आप नॉन रेगुलर बॉलर्स के ओवर शुरू में खत्म कर दें 40 ओवर से पहले, वरना हर बार ऐसा नहीं होगा कि। लेकिन भट्टी साहब ये भी तो हो सकता है कि डरते हुए हारिस रऊफ से ना करवाया गया हो ओवर, क्योंकि वो आउट तो कर रहे थे लेकिन इसके साथ साथ स्कोर भी खा रहे थे। जी हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में जो हमें करना चाहिए, फहीम अशरफ को हमें बेहतर अंदाज में यूज करना चाहिए। अच्छा। दूसरा, अबरार हमारे जो लेग स्पिनर हैं, मिस्ट्री स्पिनर हैं, अबरार को हम अननेसेसरी एक मैच के बाद बिठा देते हैं। अच्छा, वो तो बताया जा रहा है भट्टी साहब कि वो अलालत के बाइस नहीं शिरकत कर सके और फिर उनकी जगह नसीम शाह को बुलाया है। मैंने ना पीसीबी के मीडिया मैनेजर से पूछने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं आया। अच्छा। अगर वो अलील हैं तो उनकी बीमारी की नौयत तो बताई जाए ना, क्या बीमारी है उनको। तो बीमारी तो नहीं बताई गई, कह दिया गया कि जी अलील है। अच्छा, यानी आप ही के वैसे ये बात तो रियली अनफॉर्चुनेट कि जो परफॉर्म भी कर रहा है उसको भी बिठा दिया जाता है। अब आगे क्या देख रहे हैं आप? आने वाले जो मैचेस हैं आपको मुतासिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्केड्यूल्स मुतासिर होने की वजह से? देखिए, अब पीसीबी ने एक तो ये किया कि लाहौर में चूंकि स्मोक है, तो ये पूरे मैचेस जो हैं, जिनमें 2 वनडे मैचेस हैं,
और ट्रायंगुलर सीरीज के जो 7 मैचेस हैं, ये सारे के सारे मैचेस पिंडी में करवाने का फैसला किया गया है। तो अब ये सारे मैचेस पिंडी में होंगे क्योंकि वहां सर्दी शुरू हो गई है। पहले ये मैचेस शाम 7 बजे शुरू होने थे, अब 6 बजे शुरू होंगे। तो मेरे ख्याल में अब ये सारा मेला जो है ये हमारे कैपिटल के करीब करीब सज गया है। तो मुझे लग रहा है कि अच्छी क्रिकेट होने की तवक्को है। अब ये सारी टीमें इस वक्त देखें तैयारी में मसरूफ हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए जो फरवरी और मार्च में होना है। तो हमें भी चाहिए कि अगर शादाब खान की जिस तरह हम बातें सुन रहे हैं कि शादाब खान को T20 टीम में वापस लिया जाएगा, तो शादाब खान को एक मैच खिलाकर 2 मैच खिलाकर ट्राई तो करें कि शादाब खान सर्जरी के बाद क्या फिटनेस गेन कर गए, क्योंकि एक वैसे फिट होना और मैच प्रैक्टिस हासिल करना या मैच के लिए फिट होना वो मेरे ख्याल में एक अलग चीज है। लेकिन अगर शादाब खान अगर आ जाते हैं तो मेरे ख्याल में ये भी ब्लेसिंग है कि चलें पाकिस्तान के पास एक और ऑप्शन है। लेकिन अभी तो हम अबरार को बार बार बिठा रहे हैं, तो क्या अगर शादाब खान फुली फिट हो जाते हैं तो मुझे लग रहा है ऐसा ना हो कि फिर ये छुरी अबरार की गर्दन पर चल जाए। हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसा भी हो जाए। अच्छा, अभी ट्रायंगुलर सीरीज का जिक्र कर रहे हैं हम। भट्टी साहब, जिस तरह से हमने देखा कि हमारे जो कैप्टन सलमान अली आगा हैं उनकी जो परफॉर्मेंस थी बड़ी ज़बरदस्त रही। लास्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। एक तो ये कि उनकी कप्तानी को लेकर जो ख़तरात चल रहे थे वो किसी हद तक टल गए उनकी परफॉर्मेंस से, और दूसरा ये कि अगर हम जी अब आपने बड़ा एक सेंसिटिव नुक्ता छेड़ दिया। शादाब खान वापस अगर आ गए, परफॉर्म कर गए, तो इनकी कप्तानी भी अंडर थ्रेट आएगी। T20 की मैं बात कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस फिर किसी काम नहीं आएगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, परफॉर्मेंस तो काम आएगी, लेकिन वैसे अबरार को देखने में तो ये लगता है कि परफॉर्मेंस किसी काम नहीं आएगी। वो कहते हैं ना कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई। दुरुस्त दुरुस्त दुरुस्त। अच्छा, चले इसके बाद आप क्या देखते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम अच्छी तैयार हो जाएगी अगर हम ये ट्रायंगुलर सीरीज जो है उसमें भी कामयाब हो जाते हैं? पहले तो ये जो हमारी करंट सीरीज चल रही है श्रीलंका के साथ, हमारा एक्सपीरियंस होगा, फिर ट्रायंगुलर सीरीज में जब जिम्बाब्वे है वो हमारे लिए किस तरह की टीम साबित होगी? टफ या फिर आसान हरीफ के तौर पर उसे देखें? देखिए, जिम्बाब्वे की टीम अगर टेस्ट मैच देख लें, वनडे मैच देख लें, वहां पर तो कभी कभार अच्छा करती है, लेकिन T20 फॉर्मेट में जिम्बाब्वे की टीम डेंजरस टीम है। आपको याद होगा 2022 में ऑस्ट्रेलिया में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान को हरा दिया था जिम्बाब्वे ने। अगर साउथ अफ्रीका पता नहीं किस टीम से एक मैच जीता था, अगर वो मैच ना जीता तो पाकिस्तान फिर सेमीफाइनल में और फिर फाइनल में ना पहुंचा। तो जिम्बाब्वे इस फॉर्मेट की बड़ी खतरनाक टीम है और उनके कप्तान सिकंदर रजा को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जी, सियालकोट से उनका ताल्लुक है और लाहौर कलंदर्स को आपको याद होगा अप्रैल में जो PSL हुआ था वो सिकंदर रजा ने जितवाया था। तो जिम्बाब्वे की टीम इस फॉर्मेट की खतरनाक टीम है। बिल्कुल भट्टी साहब, आप हमें भी अंडर एस्टिमेट ना करें, हम भी बड़ी खतरनाक टीम है। जीतने वाले मैचेस हार जाते हैं और हारने वाले मैचेस जीत जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तबसरा करने के लिए। और इस वक्त जो क्रिकेट की सूरत हाल है आपके सामने हमने रखी है, बहुत ही ऐसे तरीके से काबू पाया गया है इस सारी सिचुएशन पर, और अब हम उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छी क्रिकेट उसी तरह से देखने को मिलेगी जैसे देखने को मिल रही थी। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं लियारी के नौजवान फुटबॉलर्स की जिन्होंने एक बार फिर धूम मचा दी है। सिंगा कप फुटबॉल टूर्नामेंट में लियारी फुटबॉल अकेडमी ने पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी है। सिंगापुर में होने वाले एशिया के सबसे बड़े यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट के बॉयज अंडर 16 इवेंट में लियारी फुटबॉल अकेडमी ने फाइनल में थाईलैंड की टीम का डट कर मुकाबला किया। ताहम मजबूत हरीफ टीम टाइटल अपने नाम करने में तो कामयाब रही। थाईलैंड की टीम ने 2-1 से कामयाबी हासिल की और लियारी फुटबॉल अकेडमी की जानिब से वाहिद गोल मुजम्मिल ने किया। लियारी के बच्चे अपनी मदद आपके तहत इस टूर्नामेंट में गए थे। उन्होंने ट्रेनिंग भी इंतहाई नाकिद और सख्त हालात में की, जबकि
सब प्लेयर्स ने अपने घर से कुछ पैसे अरेंज किए, किसी ने 30,000 दिया, किसी ने अपना मोबाइल बेचकर पैसे दिए। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे कोच ने अपने घर के जेवरात बेचकर पैसे इकट्ठे किए और अपने दम पर लियारी और मुल्क का नाम रोशन किया। रिमार्केबल है। आपका उस इवेंट में पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी चीज़ है। आप मेडल भले ही जो मर्जी ले आए, गोल्ड हो या सिल्वर हो, फ़र्क नहीं पड़ता। मज़ीद इस नौजवान जो टीम है उसके जो चैम्पियन हमारे कैप्टन है वो हमारे साथ मौजूद हैं और गोलकीपर हमारे साथ। कैप्टन आर्यान रहीम और काशिफ गोलकीपर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आर्यान, आपकी जानिब आएंगे। आप कप्तान के तौर पर गए इस टूर्नामेंट में, आपने हिस्सा लिया, स्पॉन्सर भी आप खुद थे, पैसे कलेक्ट करके वहां पर पहुंचे, जज्बा था खेलने का और आगे मुकाबला भी बहुत सख्त मिला। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आर्यान रहीम है और मैं लियारी फुटबॉल अकेडमी का कप्तान। हमें तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर सिंगा कप खेलना, हमारे लिए बहुत एजाज़ का बात था। और हम गए थे यहाँ से अपनी मदद आप। वहाँ का टूर्नामेंट था, बहुत टफ था, 32 टीमें थी और हमारा अलग अलग मुल्कों के साथ मुकाबला रहा। बहुत अच्छा लगा हमें। यहाँ से हम गए थे 13 प्लेयरों के साथ, जबकि यहाँ से स्क्वाड बनता है हर टीम में 18 का, किसी का 22 का, मगर हमारा थोड़ा मसला था पैसों का, इसी वजह से हमारा स्क्वाड गया यहाँ से 13 का। हम वहाँ पे गए, शुरू में फर्स्ट मैच हम लोग का था, पहले ही दिन मैच था। वहाँ का गर्मी भी बहुत था। दिन में 2-2 मैच हमारे रहे। फर्स्ट मैच हम लोग का इंडोनेशिया के सामने था जी, उसे हमने 1-0 से विन किया, मगर पहले मैच ही में धूप की वजह से, गर्मी की वजह से प्लेयरों का थोड़ा तबीयत ठीक ना रहा, किसी को लूज मोशन हुए। इसी वजह से सेकंड जो लीग का मैच था थाईलैंड के सामने हम लोग ने लूज़ किया 2-0 से। फिर इसी दिन दो ही मैच थे, दूसरा मैच हम लोग ने विन किया ऑस्ट्रेलिया के सामने 6-0 से। और उसके बाद जो तीसरे दिन हम लोग का मैच हुआ क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल, वो भी हमारे एक ही दिन ही थे। अच्छा। मगर हमें जज्बा था, बहुत जज्बा था, प्लेयरों का कमी था, मगर हमारे दिल में जज्बा था कि वहाँ से हम गोल्ड मेडल लेके आए, दूर से आए, इतना मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मगर एक ही दिन था, हमें बहुत तकलीफ भी हुआ, मगर हमारे कोचों ने, मैनेजमेंट ने हमें सपोर्ट किया, बहुत हौसला अफजाई दी। हमारा क्वार्टर फाइनल हुआ इंग्लैंड के सामने, जो कि सबसे अच्छा टीम था और पिछले साल का विनर अप हुआ था इस टूर्नामेंट में। और ये वो टीम है जो अपने ग्रुप में सबको 6 गोल 7 गोल 4 गोल से जीत के आया जी। तो हमें डर लगा कि हमें भी जीत ना पाए, तो हमारे सर ने हमें हौसला दिया। मैंने अपने प्लेयरों से, जैसे मैं कैप्टन हूँ, मेरा फ़र्ज़ था अपने प्लेयरों को मोटिवेट करना, उसको हमने समझाया कि नहीं, वो अपनी जगह, हम अपनी जगह। फिर हम लोग ने खेला जी उसके सामने, पेनल्टी में आ गए। पेनल्टी में काशिफ जो गोलकीपर है उसने सेव किया, अच्छा सेव किया, हम विन हो गए। फिर इसी दिन हमारा सेमीफाइनल हो गया इंडोनेशिया के सामने, उसे हमने सेमीफाइनल में विन किया 1-0 से शिकस्त देकर। फिर दूसरे दिन हम लोग का फाइनल, हाँ 2-1 से फिर वो जीत गए। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि आप लोग इतने मुश्किल हालात के बावजूद वहाँ गए और आप लोगों ने परफॉर्म किया, और ना सिर्फ परफॉर्म किया, सिल्वर मेडल भी जीत लिया। एग्जैक्टली। काशिफ, आप बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा बतौर गोलकीपर आपका टीम में? मेरा नाम काशिफ आशिक अली है, मैं लियारी फुटबॉल अकेडमी का गोलकीपर हूँ। मेरे को बहुत वहाँ पे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन का भी बहुत होता सख्त था। वहाँ की टीमें बहुत सख्त थी। जो हम लोग नॉर्वे में गए थे वहाँ की टीमें ऐसे नहीं थी। जो हम सिंगा कप में गए थे वहाँ की टीमें बहुत अच्छी थी। बहुत मुश्किल था वहाँ की टीमों को जीतना। हम लोग ने मेहनत किया, 6 महीने ट्रेनिंग किया था, डूम में ट्रेनिंग किया था, मॉर्निंग में ट्रेनिंग किया था। हम लोग की कोच की जज्बा थी, हम लोग की मैनेजमेंट की जज्बा थी। हम लोग ने इंशाल्लाह वहाँ पे गए हैं। इंशाल्लाह पहला मैच हम लोग ने 1 सुपर से जीता, दूसरा मैच हम 2 सुपर से हार गए, फिर तीसरा मैच 6 गोल से जीता।
फिर क्वार्टर फाइनल हुआ। हम लोग को बहुत नर्वस थे। हम लोग ने सब ने दुआ किया, नमाज़ पढ़ा, वहाँ पे गए थे। सब ने अल्लाह से दुआ मांगा था इंशाल्लाह हम इस टीम को भी इंशाल्लाह जीतेंगे। हम लोग एक साथ मिलकर दुआ करते थे। तो काशिफ, मैं आपसे जानना चाहूँगा, वैसे तो आप लोगों ने वहाँ पे भी बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और यहाँ पर भी, लेकिन मैं जानना चाहूँगा सिंगापुर कैसा लगा आपको? सिंगापुर तो बहुत अच्छा लगा, वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा था, फुटबॉल का माहौल बहुत अच्छा था। डिसिप्लिन की वजह से, वहाँ की रेफरी की वजह से, वहाँ की जो टूर्नामेंट में और साफी टिकट किए थे उसकी वजह से, वहाँ की डिसिप्लिन की वजह से बहुत अच्छा रहा आपका। अच्छा काशिफ, आपने ये बताया कि सिंगापुर आपको पसंद आया, डिसिप्लिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा था और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आर्यन, आप बताएं, ये जो जिसका अभी जिक्र मैंने भी किया कि आप लोगों को स्पॉन्सर्स का बड़ा मसला था और फिर कुछ आप में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना फ़ोन बेचा, कोई घर से रकम लेकर आया। कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी और किस ने कैसे जो है वो पैसे अरेंज किए? और दूसरा ये कि सिंध हुकूमत वैसे खासी एक्टिव है इन मामलात को लेकर, तो क्या किसी से राब्ता आपका हो नहीं सका था जिस वजह से फिर आपको खुद फंड्स अरेंज करने पड़े? जी मैम, हमें तो शुरू में जो सिंध गवर्नर ने हमें सपोर्ट किया था, जो हम जा रहे थे लियारी फुटबॉल अकेडमी नॉर्वे कप शुरू में किया था, मगर टीम ना वीज़ा ना आ सका हम टीम का, मुकम्मल टीम का। इसी वजह से जो पैसे थे वो अभी तक बैंक में मगर फ्रीज है, उसे हम हाथ नहीं लगा सके। फिर हम लोग ने जो टीम कोचों ने मैनेजमेंट में वहाँ से दरख्वास्त की हमें ये पैसा दें कि मैं अपने टीम को सिंगापुर लेके जाएं, मगर शुरू में तो ठीक था, आखिर में हम लोग का जो पैसे वो ब्लॉक हो गए। इसी वजह से हमारा स्क्वाड भी यहाँ से कम 13 का स्क्वाड जाए यहाँ से, मतलब तो जज्बा था हम लोग के ऊपर। कोचों ने कहा टीम जाएगा, हम प्लेयरों ने कहा कि इसी वजह से किसी ने अपना मोबाइल भेजा, किसी ने किसी से उधार लिया, किसी ने घर से पैसे लिए। इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे पैसे मुकम्मल हो गए। उन्हें क्रेडिट देंगे? वो हमारे मैनेजमेंट था, रहमान कोच थे जो हमारे मैनेजमेंट थे, उसने अपने घर का जेवरात भेजा, किसी ने अपने घर से पैसे लाए। राइट, तो कोई पैगाम देना चाहेंगे नए यंग जो फुटबॉलर्स हैं आपके बाद आपकी पैरवी कर रहे हैं यहाँ पर? जी, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो हम देखें वहाँ का टीम बनता है, वो आते हैं 2-2 साल कैंप में करके आते हैं, मगर यहाँ का टीम बनता है 6 महीने 5 महीने। मतलब कि हम इतना कम समय में इतना एहसास का बात है कि हम वहाँ से सिल्वर मेडल लाएँ, तो हमें यहाँ पे सपोर्ट होता तो हम शुरू से कैंप में बहुत अच्छा और यहाँ से मुकम्मल टीम लेके जाते तो फाइनल गोल्ड इंशाल्लाह गोल्ड भी लेके आते हैं, मगर हमें यहाँ पे सपोर्ट ना मिला। इसी वजह से वहाँ पे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्लेयरों को शाबाश है मेरी तरफ से कि उन्हें फाइनल तक हम पहुँचे, और हमारी तरफ से भी हम आपके मशहूर हैं कि आप लोगों ने इतने सख्त हालात में भी जो चैंपियनशिप है उसको छोड़ा नहीं बल्कि परफॉर्म किया और सिल्वर मेडल भी जीत कर आए। आर्यन और काशिफ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो जज्बा है आपका वो इसी तरीके से कायम रहे, यही दुआ करेंगे और आगे आपके लिए जो स्पॉन्सर्स हैं वो खुद आप लोगों से रब्ता करें ताकि आप लोग मजीद कामयाबियाँ समेट सके। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक। शो के इख्तिताम पर आलमी मंजरनामे पर एक नजर डालते चलते हैं। 1 अक्टूबर से जारी अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन अब खत्म हो गया है और अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की अक्सरियत ने हुकूमती शटडाउन खत्म करने के हक में वोट दिया है। बिल के हक में 220 और मुखालफत में 209 वोट आए हैं और ईवान नुमाइंदगान की मंजूरी के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बिल का मकसद ग़िज़ाई इमदादी स्कीमों की बहाली, तनख्वाहों की अदायगी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का निज़ाम दोबारा फाल करना है और बिल की मंजूरी के बाद सरकारी इदारों का मामूल बहाल हो गया है। अमरीकी सेनेट शटडाउन के खात्मे के लिए अखराजाती बिल मंजूर कर चुका है और सेनेट में सालाना अखराजाती बिल के हक में 60 और मुखालफत में 40 वोट आए हैं। आपको ये भी बताते चले कि जो शटडाउन है ये डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतजामिया है उसको एक बहुत बड़ा झटका था, जिसको वो कई बार मेंशन भी करते रहे हैं और ममदानी के न्यूयॉर्क के मेयर बनने पर भी उन्होंने यही कहा था कि वजह यही थी अमरीकी शटडाउन की वजह से जो है वो ज़ोहरान ममदानी जीत पाए हैं। जी हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है जी सऊदी अरब से खुश्क साली के खात्मे
औकात में और बाराने रहमत के लिए आज मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का अदा की जा रही है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के शाही फरमान के तहत शहरी और गैर मुल्की मुसलमान अल्लाह के हुजूर बारिश के लिए दुआएं कर रहे हैं, नमाज इस्तिस्का अदा कर रहे हैं। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज इस्तिस्का के खुसूसी इज्तिमात का एहतमाम किया गया, जहाँ नमाजी अल्लाह ताला से बारिश के नुज़ूल और रहमत की दुआएं कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे ये जो खुशसाली का खात्मा हो और ये जो नमाजें हैं, जो दुआएं हैं अल्लाह के हुजूर की, वो कबूल हो जाएं। इसके साथ ही हम आपसे जनाब चाहेंगे इजाज़त। आपसे अब मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।